नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं कुछ शब्द भंडार, बाल विकास और पेडागोजी से संबंधित कुछ भंडार। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं या पहले से ही शिक्षक हैं या शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं या तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शिक्षण एक सम्मानित तथा आदर्शकारी माना जाता है। एक अच्छा शिक्षक न केवल छात्रों को सही मार्ग दिखाता है बल्कि वह राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के लिए भी मानव संसाधनों का कार्य करता है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेंगे और इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द ही आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। पहला शब्द देखिए, अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। अधिगम मतलब सीखना। व्यावहारिक समताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम। एक बार उसकी डेफिनेशन समझ लो। व्यावहारिक समताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम या सीखना। दूसरा शब्द देखो, शिक्षण, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना होता है। इसमें मुख्य भूमिका किसकी रहती है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तत्व, मुख्य तत्व कौन कौन से रहते हैं? एक शिक्षक रहता है, एक छात्र रहता है और पाठ्यक्रम रहता है। तो शिक्षण जिसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। और भूमिका किसकी रहती है इसमें? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इन तीन तत्वों की भूमिका रहती है। तीसरा शब्द देखो, स्मृति। पूर्व में सीखी हुई बातों को याद करना। पूर्व में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। स्मृति और विस्मृति, ग्रहण की गई सामग्री को पुनः स्मरण में असफलता को विस्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब याद रखना, अपने दिमाग में सीखी हुई बातों को सेव करना, सेव करके और फिर बाद में स्मरण कर लेना, उनको याद करना, क्या कहलाती है? स्मृति को। विस्मृति मतलब भूल जाना। ग्रहण तो कर ली लेकिन बाद में फिर वे हमें स्मरण में नहीं आती, सो क्या हो जाता है? वो विस्मृति। तो स्मृति और विस्मृति इन दोनों को भी ध्यान रखना। अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है? किसी कार्य को करने की योग्यता को अभिक्षमता कहते हैं। किसी कार्य को करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? अभिक्षमता। करने की योग्यता को ही हम अभिक्षमता कहते हैं। कोई भी कार्य करना है, उसकी योग्यता का घटक है जो, उसको क्या कहलाता है? अभिक्षमता। अब उसके बाद है निर्देशन। निर्देशन मतलब मार्गदर्शन। वह प्रक्रिया जो व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं साधनों के साथ साथ अपनी दुर्बलताओं को समझने तथा जीवन सार्थक बनाने तथा समाज में समायोजित होने में सहायता करता है। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशन या मार्गदर्शन। इसको भी अच्छे से आप समझ लेना। इससे संबंधित फिर परामर्श। निर्देशन और परामर्श। परामर्श क्या होता है? व्यक्तिगत जैसे हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो परामर्श लेते हैं, तो वहाँ पर देखो इसका क्या है? यह एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग इसका उपयोग व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में होता है। इसको क्या बोलते हैं? परामर्श। निर्देशन होता है एक मार्गदर्शन और परामर्श व्यक्तिगत होता है, परामर्श। तो अब उसके बाद है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट शब्द है अभिप्रेरणा।
कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। एक बार समझ लो इसको। कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। संज्ञान। संज्ञान क्या होता है? अर्थ जानना और जानने का अभिन्न अंग क्या है? ज्ञान। किसी भी चीज को जानना, अर्थ जानना उसका, और जानने का अभिन्न अंग क्या होता है? ज्ञान। इसलिए अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र है। ये संज्ञान। संज्ञान और संवेग क्या होता है? संवेग होते हैं इमोशन, हमारे जो अंदर आवेग होते हैं हमारे शरीर में, उनको क्या बोलते हैं? संवेग। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? इमोशन। किसी प्रकार के आवेग आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की आवश्यकता को हम संवेग कहते हैं। जैसे घृणा, भूख, करुणा, दुख, आश्चर्य, ये सब क्या है? संवेग। समझ में आ गए? संज्ञान और संवेग। संवेग एक बार समझ लो। किसी प्रकार के आवेग आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही हम संवेग कहते हैं। जैसे घृणा है, करुणा है, भूख है, दुख है, आश्चर्य है। तो ये है संवेग और ये संज्ञान। संज्ञान मतलब अर्थ जानना, किसी चीज का अर्थ जानना, और जानने का अभिन्न अंग क्या है? ज्ञान। हम ज्ञान के द्वारा उस चीज को जान सकते हैं। नेक्स्ट शब्द देखो। नेक्स्ट शब्द है वैज्ञानिक दृष्टि। वैज्ञानिक दृष्टि या अन्वेषक। जब समाज में सीखी हुई बातों को व्यवहारिक परिस्थिति में प्रयोग में लाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि। इसके लिए हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब जो यथार्थ है, सत्य है, सही, इसे हम वैज्ञानिक दृष्टि बोलते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली क्या होता है? सामान्य बच्चों से सभी बातों में श्रेष्ठ क्या होता है? प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य जो बच्चे होते हैं उनसे सभी, हर एक खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, समझना, अधिगम, हर एक क्षेत्रों में आगे रहना प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं? जो अलग होते हैं। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन क्या बोलते हैं? विशिष्ट बालक। विकलांग। जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दोष हो, उनको क्या बोलते हैं? विकलांग बच्चे। तो ये 3 प्रकार के बच्चे, प्रतिभाशाली, विशिष्ट बालक और विकलांग बालक, इनका भी आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेना। इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अधिगम आसक्ता। जिन बच्चों में सीखने में कठिनाई होती है उसको क्या बोलते हैं? अधिगम आसक्ता। सीखने में, शिक्षा ग्रहण करने में उनको कठिनाई होती है तो उनको क्या बोलते हैं? अधिगम आसक्ता। तो फिर उसके बाद है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आप लोग जानते होंगे, सभी बच्चों को शिक्षा देना, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। वंचित बालक, जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से जो बच्चा वंचित रह जाए उसको क्या बोलते हैं? वंचित बालक। सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मक बालक से अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही सृजनात्मकता है। किसी नई वस्तु का सर्जन कर देना। जैसे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, कोई खिलौना तो देख के, जैसे उदाहरण, जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना है, मिट्टी खिलौने बना के वे अपने मस्तिष्क, अपने खुद के दिमाग से कोई नया खिलौना अगर तैयार कर लें तो उसको क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता।
भाषा, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने की साधन। भाषा को अभिव्यक्त करने का एक साधन क्या होता है? भाषा। जो हम बोलते हैं, कोई भाषा हो तो भाषा को बोलते हैं तो वह एक साधन है। वह जो अंदर हमारे भाव होते हैं, भावों को अभिव्यक्त करने के साधन को हम भाषा बोलते हैं। उसके बाद है चिंतन। चिंतन, मस्तिष्क में यह चिंतन हमेशा गतिशील रहने वाली एक क्रिया है। चिंतन जो हमारे मस्तिष्क में हमेशा चलती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? चिंतन। और संकल्पना, किसी वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, यह वस्तु कैसी है, कहाँ से उत्पन्न हुई, उसका कार्य क्या है, ये क्या होती है? संकल्पना। चिंतन हमेशा रहने वाली, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा रहती है। और संकल्पना, जब परिस्थिति आती है किसी वस्तु के बारे में तो वह सोचना विचारना ही संकल्पना होता है। अब तर्क, सिद्ध करना, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना ही तर्क होता है। सृजनात्मक तर्क, खोज आविष्कार को जन्म दे। इसका मतलब सृजनात्मक तर्क खोज होती है, जो खोज आविष्कार को जन्म देती है। उसके बाद है आलोचनात्मक चिंतन। अगर उदाहरण के द्वारा हम समझे इसको, यदि कोई बच्चा बिस्किट लेने जा रहा है और बिस्किट का गुण, उसका मूल्य, दोष, मजबूती का पता लगाएगा और थोड़ी बहुत बहस करेगा दुकानदार से, तो वह क्या है? एक आलोचनात्मक चिंतन है। तो इनको भी अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लेना। संकल्पना, तर्क और सृजनात्मक तर्क और आलोचनात्मक तर्क। अब नेक्स्ट शब्द है बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि नापी कैसे जाती है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि और गुणित 100। मानसिक बुद्धि गुणित 100 बटे वास्तविक बुद्धि। जैसे मानसिक बुद्धि किसी की मान लो उदाहरण 100 है और वास्तविक बुद्धि मान लो 50 है, तो फिर उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 50 दूनी 100, 50 100 दूनी 200, तो बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी उसकी? 200। तो ये बुद्धि लब्धि का से सूत्र जरूर आप लोग याद रखना, मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि गुणित 100। फिर उसके बाद है पिछड़ा बालक। जो बालक अपनी कालानुकृत आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिछड़ा बालक। जो अपनी आयु के बालक हैं, जैसे कोई बच्चा 10 साल का है तो कालानुक्रम 10 है, 9, 12, 13 जो के बच्चों या क्लास के बच्चों से तुलना में, बालकों की तुलना में शैक्षणिक कमी दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? पिछड़ा बालक। अब उसके बाद है आगमन और निगमन। आगमन क्या होता है? प्रमाण से निष्कर्ष निकालना आगमन कहलाता है, मतलब विशेष से सामान्य की ओर आगमन। और निगमन कथन के आधार पर निष्कर्ष, कथन के आधार पर निष्कर्ष सामान्य से विशेष की ओर। ये आगमन विधि है, वही निगमन। आगमन निगमन। और निदानात्मक क्या होता है? गलतियों का पता करना। निदानात्मक क्या होता है? गलतियों का पता करना। पहले पता करना, फिर उसके बाद उपचार करना उपचारात्मक है। गलतियों को सुधारना क्या होता है? उपचारात्मक। निदानात्मक गलतियों का पता करना कि बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं, आखिर त्रुटि हो कहाँ रही है, उनका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? निदानात्मक। और पता करके उन गलतियों को सुधारना ताकि फिर वे समस्याएं ना आए, उसको क्या बोलते हैं? उपचारात्मक। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पहले वह रोगी को के लक्षणों का पता करेगा, फिर उसके बाद वह इलाज करेगा। तो यह क्या हो जाएगा? उपचारात्मक हो जाए, निदानात्मक। जिज्ञासा, स्वयं में प्रश्न उत्पन्न होना ही जिज्ञासा कहलाती है। अपने अंदर जो स्वयं में प्रश्न उठते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। जैसे मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, यह वस्तु क्या है, तो यह क्या होती है? जिज्ञासा। फिर उसके बाद है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि
बच्चों द्वारा किए गए कार्य के प्रदर्शन और बेहतर और गलती सुधारने को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना ही प्रतिपुष्टि कहलाती है। बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए प्रेरित करना, और बच्चे ने गलती नहीं की फिर और उसको और बेहतर करना ही प्रतिपुष्टि कहलाती है। रुचि एक प्रेरक शक्ति, जो हमारे अंदर एक प्रेरक शक्ति होती है जो हमें किसी वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? रुचि। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही पर्सनालिटी कहलाती है, व्यक्तित्व कहलाता है। जो व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार होता है, जो अलग व्यवहार होता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। पर्सनालिटी जो दूसरों से अलग होता है, किसी की नकल नहीं, खुद का विशिष्ट व्यवहार। जैसे उदाहरण, रामलीला में अगर कोई बच्चा राम बनता है, राम का रोल निभाता है, तो वह राम उसका व्यक्तित्व नहीं है, वह तो उसकी राम की नकल है। उसका खुद का विशिष्ट व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाएगा, अलग। फिर उसके बाद है बाल अपराध। बाल अपराध आप जानते ही होंगे। बाल अपराध मतलब जो सामान्य विशेष के एक निश्चित आयु के बच्चे यदि कानून का उल्लंघन करें तो उसको बाल अपराध बोलते हैं। तो बाल अपराध से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो उसके बाद है प्रबलन। प्रबलन मतलब सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। उदाहरण जैसे भूख लगने पर बच्चा बेचैन रहता है, वो बेचैनी क्या होती है? प्रबलन। प्रबलन। नेक्स्ट शब्द देखें, उद्दीपन। किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अवस्था को हम उद्दीपन कहते हैं। फिर अधिगम आकलन। अधिगम आकलन क्या होती है? यह एक संवादात्मक रचनात्मक प्रक्रिया है। इससे यह पता चलता है कि उच्च अधिगम हो रहा है या नहीं। तो यह क्या होता है? अधिगम आकलन। बच्चे किस स्तर से हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मन लग रहा है नहीं लग रहा, पाठ्यक्रम में कोई बदलाव की संभावना तो नहीं है, यह क्या है? अधिगम आकलन। फिर उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? यह एक योगात्मक प्रक्रिया है। योगात्मक प्रक्रिया मतलब पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों को शैक्षणिक उपलब्धि का पता करना मूल्यांकन कहलाता है। जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तो उसकी समाप्ति और छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि का पता करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसको हम मूल्यांकन बोलते हैं। तो यह अधिगम आकलन बीच बीच में होता है और मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में। फिर उसके बाद है 40 संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण एक टुकड़ों को जोड़ने की क्रिया होती है, जबकि विश्लेषण जोड़े हुए टुकड़ों को तोड़ने की क्रिया होती है। तो इसको भी अच्छे से ध्यान से रखना, इनको दोनों को, संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण क्या होती है? एक टुकड़े को जोड़ने की क्रिया। संश्लेषण और विश्लेषण जोड़े हुए टुकड़ों को तोड़ने की क्रिया। मतलब विश्लेषण जैसे पानी का सूत्र क्या है? H2O, उसमें हाइड्रोजन अलग कर लो और ऑक्सीजन अलग कर लो। अब दोनों को अलग अलग अध्ययन कर लो। अध्ययन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? विश्लेषण। फिर अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। मैं स्वयं, इसका अर्थ क्या होता है? मैं स्वयं खोज सकता हूँ। इसमें अपने प्रश्नों को स्वयं पूछना पड़ता है। फिर आगमन की बिना सूत्र लगाए, बिना नियम लगाए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्षों का निर्माण करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? अन्वेषण। तो ये हम कुछ शब्द भंडार आप लोगों को लेकर आए थे। इन्हीं शब्दों को अच्छे से आप लोग ध्यान रखना और समझना। इन्हीं शब्दों से संबंधित आप लोगों को बाल विकास और पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें उम्मीद है
किससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।